Hello everyone, this is your faculty for CA Inter Executive Company Law, Kunal Mandhania. And sir, we were dealing with revision of chapters जिसमें हमने शुरू किया था सर जनरल मीटिंग्स. ओके, सो आज के लेक्चर में हम जनरल मीटिंग का सेकेंड पार्ट डील करने वाले हैं. कल हमने सेक्शन 96 टू सेक्शन 101 कंप्लीट किया था. आज उसकी आगे की कहानी डील करते हैं क्लास. तो सेक्शन 102 बात करता है क्लास बिजनेस ऑफ अ जनरल मीटिंग. नाउ किसी भी जनरल मीटिंग की बिजनेस की बात करूं, मतलब जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को जिस एजेंडा पे हम वोट कराने वाले हैं, जिस मैटर पे हम वोट कराने वाले हैं, उसे बोलते हैं बिजनेस ऑफ अ जनरल मीटिंग. इज इट क्लियर? सो आई रिपीट कि मीटिंग में जिस एजेंडा पे, जिस मैटर पे हम शेयर होल्डर्स से वोट लेने वाले हैं, उसे बोलते हैं बिजनेस ऑफ अ मीटिंग. नाउ क्लास ध्यान देना, बिजनेस दो टाइप के होते हैं. नंबर 1 ऑर्डिनरी बिजनेस, नंबर 2 स्पेशल बिजनेस. नाउ सर ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं? किसी भी एजीएम में हम 4 मैटर पे डील करते ही हैं. आई रिपीट, किसी भी एजीएम में हम 4 मैटर पे डील करते ही हैं. Those 4 matters are therefore called as ordinary business of a meeting या ordinary business of AGM. Okay? So, वो सर 4 मैटर कौन कौन से हैं? नंबर 1 कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स. क्योंकि क्लास साल खत्म हुआ है, साल का एजीएम हुआ है, तो उस साल के एजीएम में हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसे कंसिडर करेंगे एंड अडॉप्ट करेंगे. तो दिस इज योर फर्स्ट बिजनेस. नंबर 2 उस साल का डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे. नंबर 3 अगर कुछ डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं तो उनके जगह नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे. एंड नंबर 4 अगर ऑडिटर को रीअपॉइंट करना है इस एजीएम में तो रीअपॉइंट करेंगे और उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेंगे. तो ये 4 बिजनेस हम हर एजीएम में डील करते ही हैं. देयरफॉर These are called as ordinary business of a AGM. सर इन 4 को छोड़ के अगर आपने AGM में, मैं रिपीट कर रहा हूं AGM में, इन 4 बिजनेस को छोड़ के अगर आपने AGM में कोई भी और बिजनेस डील किया, then it will be called as special business. ओके, तो एनुअल जनरल मीटिंग में वो 4 बिजनेस तो डील होते ही है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस. उन 4 को छोड़ के अगर आपने एजीएम में और कोई भी मैटर डील किया, दोस विल बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस. आई होप इट इज क्लियर. नाउ इश्यू इज, क्योंकि स्पेशल बिजनेस हर साल नहीं होता, तो शेयर होल्डर्स के मन में 10 क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये बिजनेस क्यों लिया, इसके पीछे पर्पस क्या है, ठीक है, बेसिकली हम ये क्यों करना चाह रहे हैं. वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए रूल इज आपको उस मीटिंग के नोटिस के साथ में, आई रिपीट, जिस मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस डील होने वाला है, उस मीटिंग के नोटिस के साथ में आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है. सर उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ता है? उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारे मटेरियल फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट स्पेशल बिजनेस आपको लिखना पड़ता है. ओके, सो क्वेश्चन इज, इशू इज, अगर किसी मीटिंग में हम एजीएम में स्पेशल बिजनेस डील कर रहे हैं तो उस मीटिंग के नोटिस के साथ में आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिसमें सारे मटेरियल फैक्ट रिगार्डिंग दैट स्पेशल बिजनेस आपको डील करना है. सर अगर 3-4 स्पेशल बिजनेस डील करने वाले हैं तो ऐसे केस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हर आइटम के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा नोटिस के साथ में. आई होप यू गेटिंग मी. जितने स्पेशल बिजनेस डील करने वाले हैं उतने आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर सारे पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे. देन ये बात हुई क्लास एजीएम की. एजीएम में आप वो 4 मैटर लो या कोई भी मैटर लो, दिस इज डीम्ड टू बी अ स्पेशल बिजनेस. आई रिपीट, एजीएम में अगर आप कोई भी मैटर डील कर रहे हो, इट इज डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेस. देयरफॉर वी से
कि ईजीएम के नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपलसरी होती है क्लास। ओके, क्योंकि ईजीएम में एनी बिजनेस इज डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेस। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। नाउ एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1 कि ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से होते हैं, यस इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 2 एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है अबाउट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो नंबर 1 हम शुरुआत करेंगे। किसी भी एजीएम में, अगर किसी भी मीटिंग में, जनरल मीटिंग में अगर आप कोई स्पेशल बिजनेस डील कर रहे हो तो वहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ भेजना कंपलसरी है, ताकि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ के शेयर होल्डर्स समझ जाए कि ये बिजनेस क्यों डील हो रहा है, ताकि उसके ऊपर वो मीटिंग में आके वोट कर सके, या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में। आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हेन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब रिक्वायर्ड है, वो बोलते हैं जब भी किसी मीटिंग में स्पेशल बिजनेस डील हो रहा है तो उसके नोटिस के साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उसमें क्या क्या होता है क्लास। नंबर 1 ऑल मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस। उस स्पेशल बिजनेस से रिगार्डिंग सारे मटेरियल फैक्ट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि ये क्यों ले रहे हैं, पर्पस क्या है, इससे क्या होगा, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नंबर 2 जो स्पेशल बिजनेस आप डील कर रहे हैं अगर उसमें कोई इंटरेस्ट है, कोई फायदा है, इज इट क्लियर, किसका, डायरेक्टर, कोई मैनेजर या की मैनेजरल पर्सन या उनके रिलेटिव का, इज इट क्लियर। तो जो बिजनेस आप डील कर रहे हैं अगर कोई भी फायदा है डायरेक्टर का, कंपनी के मैनेजर का, की मैनेजर पर्सन का, उनके रिलेटिव का, तो वो फायदा क्या है, वो इंटरेस्ट क्या है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखना। इफ एनी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी, ठीक है, कोई और कंपनी से रिगार्डिंग में उसमें कोई इश्यू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज क्या उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इज इट क्लियर। तो यहां पे कोई और कंपनी भी कंसर्न्ड है, ओके, देन द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड मैनेजर इन दैट कंपनी in case shareholding interest is at least 2% of paid up share capital of the company। मतलब सर, ठीक है, अगर उस बिजनेस में हम किसी और कंपनी से डील कर रहे हैं, सपोज अमलगमेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी कंपनी में अगर हमारे डायरेक्टर या मैनेजर का कोई इंटरेस्ट है, सर कितना, सपोज शेयर होल्डिंग है कितनी, 2% एटलीस्ट शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो आपको वहां मेंशन करना है कि कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है। आई रिपीट, सपोज कंपनी ए, एक बार समझो, चलो दिस इज कंपनी ए, ये हमारी कंपनी है। इस कंपनी के जनरल मीटिंग में कोई मैटर डील हो रहा है जिसमें कंपनी बी भी इन्वॉल्व है, क्या उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, क्या उस कंपनी को अमलगमेट करना है या नहीं, इज इट क्लियर। तो इस कंपनी में जिससे हम डील कर रहे हैं उसमें अपने डायरेक्टर का या अपने मैनेजर का कितना शेयर होल्डिंग है, ये आपको बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। ओके, कितना शेयर होल्डिंग है ये आपको बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। बट सर ये हम कब बताएंगे, प्रोवाइडेड एटलीस्ट उनकी 2% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। इज इट क्लियर। 2% से कम है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, 2% या उससे ज्यादा है तो कितने परसेंटेज शेयर होल्डिंग है ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है, आई रिपीट, अगर किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है तो कौन से टाइम, प्लेस, डेट पे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, उसके भी 4 डिटेल आपको देने पड़ेंगे, उसके भी डिटेल्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं फिर से पूरा कंसेप्ट रिपीट करता हूं। सर वो 4 मैटर ऐसे हैं जो हर एजीएम में डील होते ही है, देयरफॉर उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। सर
एजीएम में उनमें से कोई भी और मैटर, वो चार को छोड़ के कोई भी और मैटर डिस्कस होने वाला है, दोस विल बी स्पेशल बिजनेस. ओके, एंड ईजीएम में एनी बिजनेस जो आप डील करने वाले हो इज डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेस. अब जिस भी मीटिंग में आपने स्पेशल बिजनेस डील किया, उस मीटिंग के नोटिस के साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेंड करना पड़ेगा. सर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या मेंशन करेंगे? चार बातें जो आपको लिखनी है थ्योरी क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आया तो. नंबर 1 कि ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट बिजनेस. नंबर 2, ठीक है, अगर उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है अपने डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन या उनके रिलेटिव का, तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा. ओके. नंबर 3, अगर किसी कंपनी से डील करने वाले हैं उस बिजनेस में, तो उस कंपनी में मेरे डायरेक्टर या मैनेजर की कितनी शेयर होल्डिंग है ये मेंशन करना पड़ेगा. बट ये कब मेंशन करना पड़ेगा सर? जब शेयर होल्डिंग कम से कम 2% या उससे ज्यादा है. नंबर 4, अगर कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना है रिगार्डिंग दैट स्पेशल बिजनेस, तो टाइम, डे, प्लेस जहां पे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो. ओके, दिस वाज क्लास सेक्शन 102. Coming to a very very important section, that is section 103. सेक्शन 103 जो बात करता है क्लास किसकी? कोरम की. तो वन ऑफ द रूल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग इज इट शुड बी प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड. सर, प्रॉपरली कंस्टिट्यूट होने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, प्रॉपर चेयरमैन होना चाहिए मीटिंग का. नंबर 2, प्रॉपर कोरम होना चाहिए. सर, कोरम मतलब क्या होता है? लॉ ने स्पेसिफाई किया है कि मीटिंग में कम से कम मिनिमम इतने लोग तो आने चाहिए, तब जाके मीटिंग वैलिड होगी. आई रिपीट, लॉ ने क्लास स्पेसिफाई किया है कि मीटिंग में कम से कम इतने लोग आने चाहिए. वो जो मिनिमम लोग मीटिंग में आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कोरम ऑफ द मीटिंग. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? Minimum number of members that must be present in order to constitute a valid meeting is quorum of a meeting. अब सर, quorum कितनी रिक्वायर्ड है? याद रखना क्लास, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग रूल है एंड पब्लिक कंपनी के लिए अलग रूल है. प्राइवेट कंपनी के लिए रूल इज एटलीस्ट 2 members. आई होप इट इज क्लियर. प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 members होने चाहिए कोरम फॉर्म करने के लिए. सर, पब्लिक कंपनी में कोरम विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स. ठीक है, उस पब्लिक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा कोरम कितनी होनी चाहिए. ओके, नाउ अगर मेंबर्स अप टू 1000 है, इज इट क्लियर? सो कोरम विल बी एटलीस्ट 5 members. ये सब जगह एटलीस्ट है क्लास. तो 1000 तक टोटल मेंबर्स है तो कम से कम 5 लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए. 1001 से 5000 तक है तो 15 लोग कम से कम होने चाहिए. 5000 के ऊपर है तो कम से कम 30 लोग होने चाहिए. तो 3 स्लैब्स दिए हुए हैं. अप टू 1000 मेंबर्स है तो कोरम विल बी एटलीस्ट 5. 1001 से लेके 5000 तक मेंबर्स है तो कोरम विल बी एटलीस्ट 15. एंड 5000 के ऊपर है तो कोरम विल बी एटलीस्ट 30. 5, 15, 30. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास ये है कि लॉ में ये मिनिमम प्रिस्क्राइब किया हुआ है. इज इट क्लियर? ये एटलीस्ट प्रिस्क्राइब किया हुआ है. आप आर्टिकल्स में चाहो तो इससे ज्यादा भी लिख सकते हो. अगर आपने आर्टिकल्स में ज्यादा लिखा तो हम आर्टिकल्स को फॉलो करेंगे. ओके, अगर आपने आर्टिकल्स में इससे कम लिखा तो फिर हम कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे. ओके, सपोज प्राइवेट कंपनी है अपनी, प्राइवेट कंपनी में अपन ने लिख लिया एटलीस्ट 5 members प्रेजेंट होने चाहिए. परफेक्ट. तो इससे ज्यादा लिखा तो ऐसे केस में वो 5 का रूल फॉलो करेंगे और अगर 4 लोग भी आए तो हम बोलेंगे कोरम प्रेजेंट नहीं है. बट अगर आपने आर्टिकल्स में लिखा प्राइवेट कंपनी के एटलीस्ट 1 member, ओके, तो लॉ में कितना लिखा हुआ है? एटलीस्ट 2. आप लॉ आर्टिकल्स में उससे कम नहीं लिख सकते क्लास. अगर आपने 1 भी लिखा तो फिर वो वॉइड हो जाएगा आर्टिकल्स और कंपनीज एक्ट की सुनी जाएगी. सेम अप्लाइज टू पब्लिक कंपनी. ओके, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स 5, 15 या 30 दिया हुआ है.
आपने ज्यादा भी लिखा तो आर्टिकल्स को फॉलो करेंगे, बट अगर आपने लॉ से कम लिखा है तो फिर लॉ को फॉलो करेंगे, आर्टिकल्स को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग सिखा रहा हूं मैं आपको कोरम की, कि कोरम काउंट कैसे करेंगे। आपको बता दूं, ये कंसेप्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप इसके बाद अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आप पूरे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो बेसिक रूल क्या है क्लास, कि सिर्फ जो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कोरम के लिए काउंट करते हैं। आई रिपीट, जो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम कोरम के लिए काउंट करते हैं। किसी मेंबर के प्रॉक्सी को हम कोरम के लिए काउंट नहीं करते। इज इट क्लियर? नाउ हाउएवर, 3 लोगों के प्रॉक्सी को हम प्रॉक्सी नहीं मानते। आई रिपीट, 3 लोगों के प्रॉक्सी को हम प्रॉक्सी नहीं मानते। नंबर 1, अगर आपकी मेंबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, ओके, तो बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी खुद तो आ नहीं सकती, तो ऐसे केस में उसने अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा तो उसे हम प्रॉक्सी नहीं मानेंगे, उसे कोरम के लिए काउंट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसके प्रॉक्सी को हम प्रॉक्सी नहीं मानते, इसलिए कोरम के लिए काउंट करते हैं। ओके, एंड नंबर 3, अगर आपका मेंबर गवर्नर है, इज इट क्लियर, और उसने किसी प्रॉक्सी को भेजा तो उसे कोरम काउंटिंग में प्रॉक्सी नहीं मानते। आई रिपीट, 3 लोगों के प्रॉक्सी को हम प्रॉक्सी नहीं मानते। नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट, नंबर 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड नंबर 3 गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो इन 3 के रिप्रेजेंटेटिव को क्योंकि हम प्रॉक्सी नहीं मानते, इसलिए उसे कोरम पर्पस के लिए हम काउंट करेंगे। ओके, सो नॉट काउंटिंग में प्रॉक्सी ऑफ मेंबर, किसी भी कंपनी का अगर प्रॉक्सी है तो उसे काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे। काउंटेड में ऑफ कोर्स मेंबर्स हु आर पर्सनली प्रेजेंट, उसे काउंट करेंगे। नंबर 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट 1, पर्सन इन मोर देन 1 कैपेसिटी को कैपेसिटी के हिसाब से काउंट करेंगे। मतलब क्या, सपोज मैं उस कंपनी का मेंबर हूं, साथ में मैं किसी एक और कंपनी, जो मेरी कंपनी मेंबर है, ठीक है, जो मेंबर है उस कंपनी की, उसका भी रिप्रेजेंटेटिव हूं। आई रिपीट, मैं इस कंपनी का मेंबर भी हूं और इस कंपनी की कोई कंपनी मेंबर है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हूं। क्योंकि दोनों काउंटिंग में काउंट होते हैं तो मुझे 2 काउंट किया जाएगा, 1 काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, तो कैपेसिटी के हिसाब से काउंट करते हैं। आई रिपीट, मैं सपोज कंपनी का मेंबर भी हूं तो मेरी काउंटिंग तो 1 होगी, साथ में मैं गवर्नर का भी रिप्रेजेंटेटिव हूं और प्रेसिडेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव हूं। तो क्योंकि ये तीनों काउंट होते हैं तो मेरी काउंटिंग 3 से होगी। तो कैपेसिटीज काउंट होती है, हेड काउंट नहीं होते। ओके, लास्ट पॉइंट, जॉइंट होल्डर्स ऑफ अ सिंगल शेयर्स विल बी काउंटेड एज 1। मतलब अगर एक शेयर के 3 जॉइंट होल्डर्स हैं, तीनों मीटिंग में आए, क्योंकि वो सिंगल शेयर के जॉइंट होल्डर है, इसे काउंटिंग में उसे कैसे काउंट करेंगे, 1। दैट्स इट। तो ये सारे रूल्स चेक करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इस कंपनी में कोरम इतना रिक्वायर्ड है, ठीक है, इतने इतने लोग आए थे, बताओ कोरम प्रेजेंट है या नहीं। बेस रूल याद रखना क्लास, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो वो मीटिंग वैलिड नहीं है। अगर वो मीटिंग वैलिड नहीं है तो उस मीटिंग में आपने कोई भी रेजोल्यूशन पास किया वो भी वैलिड नहीं होगा। ओके, कोई भी डिसीजन लिया तो वो भी वैलिड नहीं होगा। ओके, सो यहां तक एक बार रिवाइज करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, कोरम मतलब क्या? लॉ ने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि कम से कम हर मीटिंग में कम से कम इतने लोग होने चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरम। सो कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग। सर, प्राइवेट कंपनी में कोरम कितनी होगी? एटलीस्ट 2। पब्लिक कंपनी में कोरम कितनी होगी? डिपेंडिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। 1000 तक है तो 5, 1000 1 से 5000 है तो 15, 5000 के ऊपर है तो 30। ये लॉ में मिनिमम क्राइटेरिया रखाया हुआ है। आप आर्टिकल्स में ज्यादा अगर लिखते हो कोरम रिक्वायरमेंट तो वो फॉलो होगा, बट लॉ में जो लिखा है उससे कम आप आर्टिकल्स में नहीं लिख सकते। ओके, आगे बढ़ता हूं। काउंटिंग की बात करूं तो सिर्फ मेंबर्स हु आर पर्सनली प्रेजेंट
उन्हें हम काउंटिंग के लिए काउंट करते हैं, उनके प्रॉक्सीज को काउंट नहीं करते। हाउएवर 3 लोगों के प्रॉक्सी को हम प्रॉक्सी नहीं मानते, इसलिए उन्हें काउंटिंग में काउंट करते हैं। नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर, नंबर 2 गवर्नर मेंबर, और नंबर 3 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये हमारे मेंबर हैं तो ओके। नाउ कैपेसिटीज काउंट होती है, हेड काउंट नहीं होता। एंड अगर एक ही शेयर के एक से ज्यादा जॉइंट होल्डर होंगे तो हम काउंटिंग में एक काउंट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सर, अगर किसी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, क्लास ये इंडिया है, कोई टाइम पे आता नहीं है, तो अगर किसी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग आधा घंटा वेट करते हैं। यस, वी वेट फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो हम देखते हैं कौन सी मीटिंग है। अगर ये रिक्विजिशन मीटिंग है, मतलब शेयर होल्डर्स ने जो ईजीएम रिक्वेस्ट की थी, तो बेटा तुम लोगों ने ही रिक्वेस्ट की और तुम लोग ही नहीं आए, इज इट क्लियर? ऐसे केस में वो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी। आई रिपीट, ऐसे केस में मीटिंग क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर आधा घंटा वेट करने के बाद भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो हम देखेंगे कौन सी मीटिंग है। अगर वो रिक्विजिशन मीटिंग है तो शेयर होल्डर्स तुमने ही रिक्वेस्ट किया और तुम ही नहीं आए, चलो वो मीटिंग डिसॉल्व हो गई। अब इस मुद्दे पे फिर से मीटिंग होने वाली नहीं है। बट अगर वो अदर मीटिंग है, मतलब जो कंपनी ने कॉल किया था और कोरम नहीं आई, क्लास ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीटिंग विल बी एडजर्न्ड। आई रिपीट, मीटिंग विल बी एडजर्न टू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। इसमें भी रूल है, आप किसी भी दिन एडजर्न कर सकते हो, पर अगर आपने कुछ भी नहीं बोला तो इट विल बी ऑटोमेटिकली एडजर्न टू नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। ओके, मैं फिर से यहां तक का रिवाइज करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। सर, अगर किसी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, ये इंडिया है, कोई टाइम पे आता नहीं है, हम आधा घंटा वेट करेंगे, 30 मिनट्स वेट करेंगे। सर, उसके बाद भी कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो अगर उसके बाद भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो देखेंगे मीटिंग कौन सी है। अगर रिक्विजिशन मीटिंग है तो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल किया होगा तो मीटिंग को एडजर्न करेंगे। सर, एडजर्न किस दिन करेंगे? अगर उन्होंने कोई डेट स्पेसिफाई किया है तो उस दिन एडजर्न करेंगे। बट अगर उन्होंने कोई भी डेट स्पेसिफाई नहीं किया तो इट विल बी ऑटोमेटिकली एडजर्न टू नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। नेक्स्ट वीक में ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगा। सर, नेक्स्ट वीक को छोड़ के किसी भी और दिन एडजर्न किया तो आपको और एक 3 डेज नोटिस देना पड़ेगा। आई रिपीट, नेक्स्ट वीक को छोड़ के आपने किसी भी दिन और एडजर्न किया तो आपको 3 दिन का और एक नोटिस देना पड़ेगा, 3 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं एटलीस्ट 21 डेज, तो एटलीस्ट 3 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीक एडजर्न हो रही है तो आपको कोई भी फ्रेश नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब सर, एडजर्न मीटिंग में आ गए, अगर एडजर्न मीटिंग में कोरम प्रेजेंट है तो हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। बट अगर सर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो लॉ बोलता है क्लास, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो भाई जो आया वो कोरम, मीटिंग शुरू करो, डिसीजंस लो, रेजोल्यूशन पास करो, मीटिंग खत्म करो। आई रिपीट, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई तो हम मानते हैं जो आया वो कोरम है, मीटिंग शुरू करो, डिसीजंस लो और मीटिंग खत्म करो। बट एक ही एक्सेप्शन है, कम से कम मीटिंग में 2 लोग आने चाहिए। यस, कम से कम मीटिंग में 2 लोग आने चाहिए, क्योंकि लॉ बोलता है सिंगल पर्सन कैन नॉट कंडक्ट अ कोरम, नो मैटर व्हाट। सिंगल पर्सन कैन नॉट होल्ड अ मीटिंग। इज इट क्लियर? इसके भी 2 एक्सेप्शन है क्लास। यस, नंबर 1, अगर वो क्लास मीटिंग है, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग है,
और एक ही बंदे के पास सारे शेयर्स है उस क्लास के, तो वो अकेला ही मीटिंग में आएगा, तो ये अलाउ है। नंबर 2, आप CLB NCLT सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हर बार मैं अकेला ही आता हूं और कोई नहीं आता, मीटिंग एजेंट पे एजेंट हो रही है। ऐसे केस में अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप अकेले भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। ओके, मैं पूरा रिवाइज करता हूं, जिसको जो पॉइंट समझ गए अच्छी बात है, कोई पॉइंट नहीं समझा होगा और क्लैरिटी आ जाएगी। सर, किसी मीटिंग में अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, इज इट क्लियर, तो हम 30 मिनट्स वेट करेंगे। सर, उसके बाद भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो देखेंगे मीटिंग कौन सी है। अगर रिक्विजिशन मीटिंग है, मीटिंग विल बी डिसॉल्व। अगर कंपनी ने मीटिंग कंडक्ट किया है तो मीटिंग विल बी एडजर्न। सर, एडजर्न कब करेंगे? आप एडजर्न किसी भी दिन कर सकते हो। अगर नेक्स्ट वीक को छोड़ के किसी और दिन एडजर्न किया तो कम से कम 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। सर, अगर नेक्स्ट वीक एडजर्न हुआ तो, या कोई डेट स्पेसिफाई नहीं हुई तो इट विल बी ऑटोमेटिकली एडजर्न टू नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। अब सर, मैं एडजर्न मीटिंग में आ गया, उस दिन भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? टेंशन मत लो, जो आया वो कोरम, मीटिंग शुरू करो, डिसीजंस लो, रेजोल्यूशन पास करो। बट रूल इज कम से कम 2 मेंबर आने चाहिए। सिंगल मेंबर मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकता। इसके हमने 2 एक्सेप्शन देखे। नंबर 1, अगर वो क्लास मीटिंग है और उस पर्सन के पास उस क्लास के सारे शेयर्स है तो सिंगल पर्सन भी मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। नंबर 2, अगर CLB NCLT कोर्ट ने डायरेक्ट किया तो सिंगल पर्सन भी मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लास, फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना, बच्चे यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, गलती करते हैं। इफ ऑल द मेंबर्स आर प्रेजेंट, इट इज immaterial that quorum required is more than total number of members। अगर सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो कोरम रिक्वायर्ड अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से भी ज्यादा होगी तो फर्क नहीं पड़ता। सर, बोलना क्या चाह रहा है? देखो क्लास, अपनी कंपनी में कोरम रिक्वायर्ड वाज 5। हाउ मेनी? 5। अपनी कंपनी मेंबर्स भी थे 5। अब 5 में से एक मेंबर मर गया, 5 में से एक मेंबर मर गया और उसके शेयर्स बचे हुए 4 में से ही किसी को चले गए, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 4। और कोरम कितनी है? 5। क्लास, कुछ भी कर लो, ठीक है, 4 के ऊपर तो मेंबर्स है ही नहीं, तो कोरम तो कभी मिलेगी ही नहीं मिलेगी। सर, ऐसे केस में क्या करेंगे? तो लॉ बोलता है अगर वो चारों भी प्रेजेंट है, मतलब ऑल मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो कोरम रिक्वायर्ड उनसे ज्यादा भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सारे मेंबर्स मीटिंग में आ गए तो मीटिंग वैलिड होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर लार्जर कोरम देन प्रिस्क्राइब। ये पहली बात कर चुका हूं कि लॉ में जितनी कोरम लिखी हुई है आप अपनी कंपनी के लिए उससे ज्यादा कोरम भी डिसाइड कर सकते हो आर्टिकल्स में लिख के, तो आर्टिकल्स में जो लिखा होगा वो फॉलो होगा। ओके, नेक्स्ट वन, कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। कुछ टीचर्स यहां गलत पढ़ाते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कोरम सिर्फ बिगिनिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। नो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक मीटिंग में 5 एजेंडा डिस्कस होने वाले थे। हाउ मेनी? 5 में से 3 के लिए कोरम प्रेजेंट थी, फिर लंच ब्रेक हुआ, कुछ लोग खाना खाए और निकल गए। इज इट क्लियर? बाद में जब चौथा 5वां एजेंडा डिस्कस हुआ तो कोरम प्रेजेंट नहीं था। क्वेश्चन इज, इसमें से कितने एजेंडा वैलिड हो गए? द आंसर इज, जिन एजेंडास पे कोरम प्रेजेंट था उनके रेजोल्यूशन वैलिड हो गए, बाकी यानी वो 3 के, बाकी दोनों के रेजोल्यूशन वैलिड नहीं हो गए। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। ओके, नाउ क्लास, कोरम कंसेप्ट जो सेक्शन 103 बात करता है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस पे ना थ्योरी क्वेश्चन आता है ना थ्योरी क्वेश्चन आएगा। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, चलो 103 कंप्लीट कर लिया सर हमने, आगे बढ़ते हैं और 104 पे मूव करते हैं। नाउ क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट इज चेयरमैन, जिस पे डील करता है सेक्शन 104,
वैसे तो ये बहुत इमटेरियल कंसेप्ट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, ये सेल्फ स्टडी के लिए क्वेश्चन है, बट मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको ध्यान देना है। सर, चेयरमैन का क्या क्या होता है कि वो पर्सन जो मीटिंग को प्रिसाइड करता है उसे बोलते हैं चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। सर, इस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नंबर वन, चेयरमैन आप समझ लो जैसे क्लास में टीचर होता है वैसे मीटिंग में चेयरमैन होता है। ओके, सो चेयरमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले मीटिंग शुरू होगी तो कोरम प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करेगा। यस क्लास, ठीक है। नंबर टू, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीटिंग प्रॉपरली लॉ के हिसाब से चल रही है कि नहीं वो चेक करेगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीटिंग में प्रॉपर डेकोरम मेंटेन हो रहा है या नहीं वो चेक करेगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी ने अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किया, सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? अगर कोई डाउट रेस किया, कोई प्रॉब्लम रेस किया तो चेयरमैन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी टाई हो जाता है, जब भी क्या होता है टाई, ऐसे केस में चेयरमैन को एक और वोट मिलता है। सर मैंने एक और वर्ड क्यों यूज किया? अगर चेयरमैन शेयर होल्डर भी है तो शेयर होल्डर की कैपेसिटी में तो उस मैटर पे वोट करेगा, बट जब भी टाई हो जाता है तो चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट यानी और एक वोट करेगा। इज इट क्लियर? सो इन केस ऑफ टाई अगर ओआर पास करना है मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स फेवर में होने चाहिए, तो अगर ओआर पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, तो मेजॉरिटी के लिए एक वोट और लगेगा, या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में। ऐसे केस में चेयरमैन को और एक वोट मिलता है क्लास। लास्ट पॉइंट, जो भी मीटिंग होती है क्लास, उस मीटिंग के मिनट्स बनते हैं। मिनट्स क्या होते हैं? ऑफिशियल रिकॉर्ड कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ। जो भी मीटिंग होती है उसके मिनट्स बनते हैं। ये चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिनट्स को चेक करे कि सारे मैटर्स बराबर लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, एंड चेयरमैन मीटिंग के 30 दिन के अंदर मिनट्स को चेक करके साइन करता है। ओके, तो दिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चेयरमैन। सर, चेयरमैन कैसे बनता है? इट डिपेंड्स। शेयर होल्डर्स भी मीटिंग के लिए चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं, या शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पावर डेलीगेट कर सकते हैं कि आप चेयरमैन अपॉइंट कर दो मीटिंग का। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर किसी मीटिंग में चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तो हम 15 मिनट वेट करेंगे। यस, कितने मिनट? 15 मिनट वेट करेंगे। ओके, जैसे कोरम के केस में 30 मिनट्स वेट करते थे, वैसे चेयरमैन के केस में हम 15 मिनट वेट करेंगे। अगर 15 मिनट्स में भी चेयरमैन नहीं आया तो डायरेक्टर्स अपने में से एक पर्सन को उस मीटिंग का चेयरमैन बना देंगे। नंबर 2, अगर डायरेक्टर्स ने भी मना कर दिया तो शेयर होल्डर्स अपने में से किसी एक पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट कर देंगे। तो क्लास, दिस आर रूल्स रिगार्डिंग चेयरमैन। आप आराम से पॉइंट्स को पढ़ सकते हो, आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। नॉर्मली एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या कि जब टाई होगा तब क्या करेंगे? तब चेयरमैन अपना वोट दे सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज सेक्शन 104। कमिंग टू सेक्शन 105, again a very important section for practical questions. A very important section for practical questions. Okay, so sir, proxy यानी क्या होता है? आराम से समझो, this is very important point. Okay sir, proxy यानी क्या होता है? See, क्लास मीटिंग में मेंबर्स आते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे हैव राइट टू वोट। अब किसी रीजन से कोई मेंबर अगर नहीं आ पाता मीटिंग में, तो हम उन्हें ये राइट देते हैं कि आप चाहो तो अपने प्रॉक्सी को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी मीटिंग में भेज सकते हो, जो आपके बिहाफ में वोट करेगा। दिस पर्सन इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी। तो आई रिपीट, अगर किसी मीटिंग में मेंबर नहीं आ सकता तो वो वोट करने के लिए उसके जगह पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेगा। इज इट क्लियर? दिस पर्सन विल बी कॉल्ड एज प्रॉक्सी ऑफ द मीटिंग, प्रॉक्सी ऑफ द मेंबर। ओके, सो पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय मेंबर टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ
to attend and vote is called as proxy. He is the agent of person appointing him. Also, form in which proxy is appointed is called as proxy form. तो सर मेंबर खुद नहीं आ रहा है, वो अपने जगह किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा है. ये मेंबर कंपनी को इंटीमेट करता है इन अ फॉर्म कॉल्ड एज प्रॉक्सी फॉर्म. ओके, ये उस मेंबर कंपनी को इंटीमेट करता है इन अ फॉर्म कॉल्ड एज प्रॉक्सी फॉर्म. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, हु कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी. सर प्रॉक्सी किसको अपॉइंट कर सकते हो? क्या ऐसा कोई लॉ है कि आप सिर्फ किसी मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो? द आंसर इज नो. आप किसी मेंबर को भी आपका प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, या आप किसी भी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो. तो रूल नहीं है किसी मेंबर को ही आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, आप किसी भी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो. नंबर 1. नंबर 2, एक बंदा कितने लोगों का प्रॉक्सी होगा? अब क्लास ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है. एक बंदे को कितने लोग प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो 50, नॉट एक्सीडिंग 50. ठीक है, मतलब एक बंदा मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी रह सकता है. नंबर की बात करूं. अगर कैपिटल की बात करूं, शेयर होल्डिंग की बात करूं, तो 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल. तो एक बंदा कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? नंबर्स में बात करूं तो 50, शेयर होल्डिंग में बात करूं तो 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. इज इट क्लियर? सर मतलब क्या है? इमेजिन करो कि 50 लोगों ने मुझे अपॉइंट कर दिया है प्रॉक्सी, जिनका मिला के पेड अप शेयर कैपिटल 7% है. कितना है? 7%. तो क्या मैं 51% का प्रॉक्सी बन सकता हूं? द आंसर इज नो. क्यों? नंबर में 50 पहले कंप्लीट हो गए. सेम बेस, अगर 3 लोगों के पास 10% पेड अप कैपिटल है, उन्होंने मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया. ओके, तो क्या मैं चौथे पर्सन का प्रॉक्सी बन सकता हूं? नहीं, क्योंकि 10% पहले भर गया. तो अगर 50 या तो नंबर्स पहले भर जाए या फिर 10% पहले भर जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले कंप्लीट हो जाए. ओके, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए. एक बंदा कितने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है? नंबर 1, नंबर्स में बात करूं तो सर 50. पेड अप कैपिटल में बात करूं तो 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी. इतने लोगों का मैं प्रॉक्सी हो सकता हूं. ओके, जो पहले हो जाए वो क्लोज कर देंगे. डन. नेक्स्ट पॉइंट, सर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक ही पर्सन के पास 10% से भी ज्यादा शेयर्स है कंपनी के. बिल्कुल होता है. ऐसे केस में कि सर क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट ही नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है. वो एक बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, एक बंदे को. ठीक है, भले उसके पास सपोज 30% शेयर्स है कंपनी के, तो वो एक बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है. जिसको वो प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा वो सिर्फ उसी का प्रॉक्सी होगा और किसी का प्रॉक्सी नहीं होगा. इज इट क्लियर? तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, सर एक पर्सन को कितने लोग प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 50. इज इट क्लियर? मैं पेड अप कैपिटल की बात करूं तो इतने लोग जिनके मिला के पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 10% है. ओके, जो पहले भर जाए. नेक्स्ट पॉइंट, सर किसी एक ही पर्सन के पास 10% से ज्यादा शेयर्स हुए तो क्या करेंगे? ऐसे केस में वो एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है. इज इट क्लियर? उसने जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट किया वो सिर्फ इसी का प्रॉक्सी रहेगा और किसी का प्रॉक्सी नहीं रहेगा. परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रॉक्सी. मैं हमेशा बोलता हूं प्रॉक्सी पे गरीबी के कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं. नंबर 1, प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक एट मीटिंग. सर कैनॉट स्पीक मतलब बोल ही नहीं सकता क्या? बोल सकता है, लेकिन कोई इश्यू, पॉइंट ऑफ ऑर्डर या क्वेश्चन रेस नहीं कर सकता. प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक एट मीटिंग. नंबर 2, बेचारे को कोरम के लिए भी काउंट नहीं करते. हमने अभी देखा है सेक्शन 103 में. हद देखो क्लास, वोटिंग अलग अलग तरीके से होती है, बट अगर वोटिंग शो ऑफ हैंड से हो रही है, अगर वोटिंग शो ऑफ हैंड से हो रही है तो उस वोटिंग में प्रॉक्सी को हम काउंट यानी प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता. तो प्रॉक्सी कैनॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड. यस, अगर पोलिंग से वोटिंग हो रही है,
किसी और रीजन से वोटिंग हो रही है तो प्रॉक्सी वोट कर सकता है, बट शो ऑफ हैंड से प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। ओके, सो अगेन आई रिपीट, प्रॉक्सी पे गरीबी के 3 रूल अप्लाई होते हैं। नंबर 1, ही कैन नॉट स्पीक एट मीटिंग, मतलब मीटिंग में वो कोई क्वेश्चन रेस नहीं कर सकता। नंबर 2, बेचारे को कोरम के लिए तो काउंट करते ही नहीं है, वो हमने चेक कर लिया था। नंबर 3, हमने देखा कि ही कैन नॉट वोट व्हेन द वोटिंग इज बाय शो ऑफ हैंड, बट अगर पोलिंग वाली वोटिंग हो रही है या पोल के लिए डिमांड करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। सर ये क्या होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। शो ऑफ हैंड, पोलिंग, पोस्टल बैलेट, ये सारे पॉइंट्स हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो क्लास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में मूव करते हैं। तो सर अभी तक प्रॉक्सी के बारे में हमने क्या देखा, सब समझते हैं। नंबर 1, अगर मेंबर किसी मीटिंग में नहीं आ पाया, उसके जगह वो रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी। नंबर 2, जिस फॉर्म में वो प्रॉक्सी अपॉइंट करता है उस फॉर्म को भी हम बोलते हैं प्रॉक्सी फॉर्म। नंबर 3, मैंने पहले ही बात किया था, 3 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को हम प्रॉक्सी नहीं मानते तो उनके प्रॉक्सी के कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। एंड नंबर 3, एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बंदा कितने भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, बट एक बंदे को कितने लोग प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? नंबर्स की बात करूं तो 50, और पेड अप कैपिटल की बात करूं तो टोटल 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। इज इट क्लियर? सर बट किसी एक पर्सन के पास 10% के ऊपर शेयर्स हुए तो ऐसे केस में वो एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। वो जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा वो भी सिर्फ इसी का प्रॉक्सी होगा और किसी का प्रॉक्सी नहीं होगा। ओके, फिर प्रॉक्सी पे सर 3 रूल्स प्रोमिनेंटली एप्लीकेबल होते हैं। नंबर 1, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट मीटिंग। नंबर 2, उसे कोरम के लिए काउंट नहीं करते हैं। नंबर 3, अगर शो ऑफ हैंड से वोट हो रहा होगा तो वो वोट नहीं कर सकता, बाकी हर वोटिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, नाउ डिपॉजिटिंग फॉर्म। कौन सा फॉर्म सर? प्रॉक्सी फॉर्म। नाउ क्लास इधर ध्यान देना, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। दोनों कंसेप्ट पे प्रैक्टिकल कंसेप्ट आने, क्वेश्चंस आने के चांसेस जाता है, इस पे भी और इस पे भी। ओके, तो सर प्रॉक्सी फॉर्म देखो क्लास, कंपनी को सपना नहीं आएगा कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो, बट आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है। ओके, ये इंटीमेट आप करते हो एक फॉर्म डिपॉजिट करके कंपनी के पास, जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी फॉर्म। तो सर प्रॉक्सी फॉर्म कब तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए? लॉ बोलता है प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी डिपॉजिटेड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। तो अगर मैं रिवर्स जा रहा हूं टाइमलाइन के हिसाब से, सपोज ये टाइमलाइन है, दिस इज द डेट ऑफ मीटिंग, दिस इज उसके पहले 48 आवर्स। तो रूल क्या बोलता है क्लास? रूल बोलता है कि प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी लॉन्च विद कंपनी एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से 48 घंटे पहले, मीटिंग से 48 घंटे पहले, यानी 70 घंटे पहले दो, 80 घंटे पहले दो, 100 घंटे पहले दो, कभी भी दो, बट मीटिंग से 48 घंटे पहले, रिवर्स कैलकुलेशन है, मीटिंग से 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास आ जाना चाहिए। ओके, तब जाके वो वैलिड प्रॉक्सी फॉर्म होगा। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, कंपनी चाहे तो ये 48 आवर्स से कम का टाइम भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। 48 आवर्स से कम का टाइम भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, ये चलेगा। बट 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम प्रिस्क्राइब करती है तो नहीं चलेगा। आई रिपीट, कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 48 आवर्स से कम का टाइम रखेगी तो चलेगा, कि आप प्रॉक्सी फॉर्म लॉन्च करो 40 घंटे पहले, हाँ 40 घंटे पहले होना चाहिए।
आप प्रॉक्सी फॉर्म लॉन्च करो मीटिंग से 20 घंटे पहले, वो भी चलेगा। आप प्रॉक्सी फॉर्म लॉन्च करो मीटिंग से 10 घंटे पहले, वो भी चलेगा। आप प्रॉक्सी फॉर्म लॉन्च करो मीटिंग से 1 घंटे पहले, वो भी चलेगा। यानी आप अगर 48 घंटे से कम का टाइम रख रहे हैं तो ये अलाउ है, बट अगर आप 48 घंटे से ज्यादा का टाइम रख रहे हैं तो ये अलाउ नहीं है क्लास। तो सर बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर आप मीटिंग से 48 घंटे से कम का टाइम रख रहे हो तो जो टाइम रख रहे हो, जो टाइम रखोगे वो फॉलो होगा। ओके, बट अगर आप 48 घंटे से ज्यादा का टाइम रख रहे हो तो 48 घंटे का लॉ फॉलो होगा। ओके, तो अगर आप 48 घंटे से ज्यादा का टाइम रख रहे हो तो फिर 48 घंटे के हिसाब से चेक करेंगे हम लोग। ठीक है सर, ये तो इजी है। ये सेकंड पॉइंट बच्चों को नॉर्मली समझता नहीं है, तो मैं सेकंड पॉइंट पे एक क्वेश्चन देता हूं, शांति से सुनना। ये रिवर्स कैलकुलेशन है, गड़बड़ी हो सकती है। फिर से ये टाइमलाइन है, देखो मैं 2 केस बता रहा हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ था कि प्रॉक्सी फॉर्म 48 घंटे पहले आ जाना चाहिए। उसने प्रॉक्सी फॉर्म 60 घंटे पहले पोस्ट किया कंपनी के पास, कंपनी को मिल गया 60 घंटे पहले। इज इट क्लियर? बताओ ये वैलिड है कि नहीं है। कंपनी को 60 घंटे पहले मीटिंग से प्रॉक्सी फॉर्म आ गया था, बताओ कि ये वैलिड है कि नहीं है। ऑफ कोर्स क्लास वैलिड है, इट्स अ वैलिड इशू। क्यों सर? अरे बाबा 48 घंटे पहले कभी भी आए ना, फिर 50 घंटे पहले आए, 60 घंटे पहले आए, 100 घंटे पहले आए, 200 घंटे पहले आए, कितने पहले आए? मीटिंग से 48 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। तो आपने 60 घंटे पहले दिया, परफेक्ट है, वैलिड है। ओके, नंबर 2, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान देना, चेंज कर रहे थोड़ा सा। ओके, सो आर्टिकल्स में लिखा हुआ था मीटिंग से 5 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, कम का टाइम रखा हुआ है। सर अलाउ है कि नहीं है? मैंने अभी बताया था कम का टाइम रखा चलेगा। तो उस बंदे ने अगर 10 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म लॉन्च किया था, कितने घंटे पहले? 10 घंटे पहले, क्या ये वैलिड होगा कि नहीं होगा? आप ही ने आर्टिकल्स में लिखा ना 5 घंटे पहले देना चाहिए, उसने 10 घंटे पहले दिया, मतलब 5 घंटे पहले दिया ना, तो वैलिड होगा कि नहीं होगा? होगा। इससे मैंने क्या सीखा है सेकंड पॉइंट से, कि आपने कम का टाइम रखा तो चलेगा। ओके, थर्ड पॉइंट देखना, ठीक है, ये 48 घंटे हो गए। अब हमने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि मीटिंग से आपको 70 घंटे पहले देना है, प्रॉक्सी फॉर्म आपको 70 घंटे पहले देना है, और उस भाई साहब ने 60 घंटे पहले दिया। क्या ये प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है या नहीं है? हाँ क्लास सोचो, क्या ये प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है या नहीं है? क्या बोलते हो क्लास? हमने पढ़ा था सर लॉ में 48 घंटे से पहले ज्यादा का टाइम दिया तो अलाउ नहीं है, तो 70 घंटे को भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि ज्यादा का टाइम दिया हुआ है। आपको 48 घंटे के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। देखो ऊपर चार्ट में लिखा है मैंने, अगर 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम दिया तो 48 आवर्स का लॉ फॉलो करो। तो क्योंकि 70 घंटे दिया हुआ है, 48 घंटे के ज्यादा दिया हुआ है, तो ज्यादा कितना भी दिया है भूल जाना, 48 घंटे के हिसाब से चेक करना। ओके, सो 48 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था। कब पहुंचा? 60 घंटे पहले पहुंचा, मतलब 48 घंटे पहले ही पहुंचा ना। यस, तो दिस विल बी वैलिड। ये कंसेप्ट कई बच्चों को समझता नहीं है। क्लास 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम देखा ना,
दिमागी मत लगाओ, भूल जाओ उसे, 48 घंटे के हिसाब से चेक करो। जैसे अभी 60 घंटे पहले पहुंच जा, 70 आवर्स पहले पहुंच जाना चाहिए। क्या जाने का टाइम अलाउ है? नहीं है, 70 को भूल जाओ, 48 घंटे के हिसाब से चेक करो। तो 48 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था, वो 60 घंटे पहले आया, मतलब 48 घंटे के पहले आया, तो दिस इज टोटली वैलिड। ओके, आगे बढ़ता हूं। So, proxy form should be lodged at least 48 hours before the meeting. Articles में specify less time, 28 से कम का टाइम स्पेसिफाई किया चलेगा, but not more than 48 hours. Next point, if articles specify more than 48 hours, then rule of 48 hours will apply. Okay, चलो अब सर इंस्पेक्शन, अगर किसी को प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना है, इसके लिए दो कंडीशन दी हुई है, ये फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट कर सकते हो। कंडीशन नंबर 1, मीटिंग से कम 3 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। आई रिपीट, मीटिंग से कम 3 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। 3 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि मुझे प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना है। यस, और इंस्पेक्ट कब कर सकते हैं? मीटिंग से 24 घंटे पहले से मीटिंग खत्म होने तक कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यहां दो रूल्स है, दोनों भी रूल फॉलो होने चाहिए, तब जाके इंस्पेक्शन अलाउ होगा। पहला तो मीटिंग से 3 दिन पहले कम से कम आपको नोटिस देना पड़ेगा कि मुझे इंस्पेक्ट करना है। नंबर 2, इंस्पेक्ट कब से कर सकते हैं? मीटिंग से 24 घंटे पहले से मीटिंग खत्म होने तक आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। ओके, दोनों पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं क्लास। नाउ कमिंग टू अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर क्लास जॉइंट होल्डर्स है एक ही शेयर का, मतलब एक से ज्यादा होल्डर्स है, शेयर होल्डर से एक शेयर का, ऐसे केस में ठीक है, रजिस्टर में नाम लिखे होते हैं सबके मेंबर्स के, उसमें जिसका नाम पहले लिखा हुआ है वो प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा। आई रिपीट, अगर एक शेयर के 3 जॉइंट होल्डर्स हैं तो रजिस्टर मेंबर्स में सबके नाम लिखे जाते हैं, तो प्रॉक्सी अपॉइंट कौन करेगा? तीनों में से कोई भी कर सकता है क्या सर? नो, जिसका नाम पहले लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है, वही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लास वैसे तो कंपनी प्रॉक्सी फॉर्म भेजती है नोटिस के साथ में। आई रिपीट, वैसे तो कंपनी प्रॉक्सी फॉर्म भेजती है नोटिस के साथ में, बट इमेजिन करो आप मेंबर हो और आपको प्रॉक्सी फॉर्म घूम गया। ऐसे केस में कंपनीज एक्ट का एक फॉर्म है MGT 11, फॉर्म इज MGT 11, आप MGT 11 भी फिल करके भेज सकते हो। तो MGT 11 इज अ सब्सटीट्यूट फॉर प्रॉक्सी फॉर्म। या तो आप प्रॉक्सी फॉर्म भर के भेज दो कंपनी को, वो भी वैलिड होगा, या आपने MGT 11 फॉर्म भेजा तो वो भी क्या होगा? वैलिड होगा। ऑलराइट क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान देना, इफ मेंबर एंड प्रॉक्सी बोथ वोट, मेंबर्स वोट विल बी काउंटेड। क्लास कभी कभी ऐसा होता है कि आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, ठीक है, और फिर आप भी मीटिंग में बाद में पहुंच गए, आपका काम निपट गया, काम खत्म हो गया, तो आप भी मीटिंग में पहुंच गए। ऐसे केस में क्या होगा? सपोज पहले के 2 एजेंडा पे प्रॉक्सी ने वोट किया, तीसरे एजेंडा पे मेंबर ने भी वोट किया और प्रॉक्सी ने भी वोट किया, तो पहले के 2 तो वैलिड ही हो गए। और अगर मेंबर ने भी वोट किया और प्रॉक्सी ने भी वोट किया तो मेंबर का वोट काउंट होता है क्लास, प्रॉक्सी का वोट काउंट नहीं होता। क्यों? लॉ बोलता है जैसे ही मेंबर मीटिंग में आ गया, प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, कैंसल हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में हम सिर्फ मेंबर का वोट काउंट करेंगे, प्रॉक्सी का वोट काउंट नहीं करेंगे। ओके, आई रिपीट, मेंबर और प्रॉक्सी दोनों ने किसी मैटर पर अगर वोट दिया, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर ओरिजिनल आ गया तो डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है। ओके, तो मेंबर ने वोट दिया, प्रॉक्सी ने भी वोट दिया, तो मेंबर का वोट काउंट करेंगे, प्रॉक्सी का वोट काउंट नहीं करेंगे। ओके, चलो
लास्ट पॉइंट, रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जो आपने अपॉइंट किया था वो रिवोक कैसे हो जाएगा, वो कैंसिल कैसे हो जाएगा। नंबर 1, इफ मेंबर इज पर्सनली प्रेजेंट, मेंबर खुद आ गया, प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा। नंबर 2, इफ मेंबर अपॉइंट न्यू प्रॉक्सी, ये अलाउ है कि मेंबर ने किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट किया, फिर बोला नहीं 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 ये मत छोड़, नए प्रॉक्सी को अपॉइंट किया, जैसे ही आपने नए प्रॉक्सी को अपॉइंट किया पुराना प्रॉक्सी कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। ओके क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 105। आई रिपीट, इस पे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोरम और प्रॉक्सी पे भर भरा के क्वेश्चन आते हैं जनरल मीटिंग में। ओके, तो इसे क्वेश्चंस को आप अपने रिस्पेक्टिव बुक से सॉल्व करना, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। नाउ क्लास कमिंग टू, आज हमको और 3-4 सेक्शंस देखने हैं, 106, 107, 108, 109, 110। इतने सेक्शन देख लिए मतलब अपन जनरल मीटिंग के 95% मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो हो ही गए। 95%, यस, 90-95% मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। फिर थर्ड लेक्चर में मैं बचे हुए रिमेनिंग सेक्शंस पूरे कंप्लीट करके चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ओके, सो हम बात कर रहे हैं वोटिंग की, सेक्शन 106, 107 एंड आगे के सेक्शन। ओके क्लास, चलो तो आते हैं सेक्शन 106 पे जो बात करता है वोटिंग की। क्लास वोटिंग मतलब क्या होता है, एक पॉइंट समझ लो, जो भी बिजनेस होगा, जो भी एजेंडा होगा, लॉ में लिखा होगा कि उसको पास करने के लिए कितने वोट्स चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ओआर या एसआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट चाहिए, या फिर एसआर लिखा होगा मतलब 75% वोट्स फेवर में चाहिए। तो जो भी हो, ठीक है, हर एजेंडा को पास करने के लिए कितने वोट चाहिए वो लॉ में ही लिखा होता है। याद रखना, अगर बिजनेस पे उस एजेंडा पे रिक्वायर्ड वोट मिल जाए, जितने भी रिक्वायर्ड वोट है लॉ में लिखा है उतने मिल जाए, तो हम बोलते हैं रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, रिजोल्यूशन हैज बीन पास। ओके, फिर रिक्वायर्ड वोट अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट है तो हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास। अगर रिक्वायर्ड वोट 75% है एटलीस्ट तो हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास। एज द केस में भी लॉ क्या बोलता है, उस मैटर पे, उस एजेंडा पे, उस बिजनेस पे जो जनरल मीटिंग में डील होने वाला है, अगर उसमें रिक्वायर्ड वोट मिल जाए तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ओके, सो वोटिंग के बारे में बात करता है क्लास सेक्शन 106। वो बोलता है आप किसी मेंबर को, इक्विटी वाले जो वोट कर सकते हैं, आप किसी मेंबर को वोट करने से रोक नहीं सकते। आई रिपीट, आप किसी मेंबर को वोट करने से रोक नहीं सकते, एक्सेप्ट, सिर्फ 2 रेस्ट्रिक्शन दिए हैं, सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है जिसमें आप उस मेंबर को वोट करने से रोक सकते हैं। देयर आर 2 एक्सेप्शंस जिसमें आप किसी पर्सन को वोट करने से रोक सकते हैं। नंबर 1, अगर अनपेड कॉल्स है, अगर उसने कॉल्स पे नहीं किया तो आप उसको जनरल मीटिंग में वोट करने से रोक सकते हैं। नंबर 2, अगर कंपनी हैज लीन ऑन हिज शेयर्स, मतलब शायद उसने कंपनी का कोई उधारी नहीं चुकाया होगा, कंपनी ने उसके शेयर्स जब्त कर लिए होंगे। ओके, तो उधारी क्योंकि नहीं चुकाया, कंपनी शेयर्स को लीन करके बैठे हैं, उसे वोटिंग करने से रोक रहे हैं तो चलेगा। आई रिपीट, किसी भी मेंबर को आप वोट करने से नहीं रोक सकते, सिर्फ 2 ही रीजन से रोक सकते हैं। नंबर 1, अगर अनपेड कॉल्स है तो, नंबर 2, अगर कंपनी ने उसके शेयर्स लीन किए हैं, जब्त करके रखे हैं क्योंकि उसने पैसा पे नहीं किया। तो आगे बढ़ू, नेक्स्ट, सर वोटिंग करने के तरीके क्या क्या है। नंबर 1, शो ऑफ हैंड्स, सेक्शन 107। नंबर 2, ई वोटिंग, सेक्शन 108। नंबर 3, बाय पोल, 109। एंड नंबर 4, पोस्टल बैलेट, 110। ओके, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ई वोटिंग पे आ सकता है और पोस्टल बैलेट पे आ सकता है। इन दोनों पे क्लास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट पे नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सर, वोटिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट तरीका इज बाय शो ऑफ हैंड, हाथ शो करके वोट करेंगे। क्लास, शो ऑफ हैंड को अभी कभी बहुत अच्छा वोटिंग का तरीका नहीं मानते, बिकॉज शो ऑफ हैंड में 1 person इज इक्वल टू 1 वोट। शो ऑफ हैंड में क्लास 1 person इज इक्वल टू 1 वोट। ठीक है, फिर वो मैटर नहीं करता कि एक पर्सन के पास 2000 शेयर्स है कि एक पर्सन के पास 2 शेयर्स है। 1 person इज इक्वल टू 1 वोट। एंड यू ऑल्सो नो कि नॉर्मली वोटिंग डिपेंड्स अपॉन कितने परसेंटेज पेड अप कैपिटल मेरे पास है। अगर मेरे पास कंपनी का 40% पेड अप कैपिटल है तो मेरा 1 वोट इज इक्वल टू 40% वोट्स। ओके, नॉर्मली ये होता है, बट शो ऑफ हैंड में ऐसा नहीं होता। शो ऑफ हैंड में पर्सन काउंट करते हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज शेयर होल्डिंग किया वो काउंट नहीं करते। इसीलिए सुनो मैं क्या बोल रहा हूं शांति से, इसीलिए शो ऑफ हैंड से ज्यादा बेटर तरीका है पोल। शो ऑफ हैंड से ज्यादा बेटर तरीका है पोल। पोल में वोटिंग डिपेंड्स अपॉन पेड अप कैपिटल। मेरे पास कंपनी में टोटल कैपिटल में से कितने परसेंटेज पेड अप कैपिटल है उतना मेरा एक वोट रहेगा। अगर मेरे पास 20% पेड अप कैपिटल है तो मेरा एक वोट 20% रहेगा। ओके, मेरे पास 40% पेड अप कैपिटल है तो मेरा एक वोट 40% रहेगा। ओके, सो ये होता है पोल। नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि शो ऑफ हैंड से भी अगर वोटिंग हो चुकी है तो भी मेंबर्स चाहे तो पोल डिमांड कर सकते हैं। आई रिपीट, शो ऑफ हैंड से भी वोटिंग हुआ है और मेंबर्स खुश नहीं है तो या तो चेयरमैन सुओ मोटो मतलब खुद से भी पोल करवा सकता है फिर से, या फिर ठीक है मेंबर्स भी पोल डिमांड कर सकते हैं। याद क्या रखा बताते मैंने आपको, शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, बट प्रॉक्सी पोल में भी वोट कर सकता है और पोल डिमांड करने में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सर पोल कितने लोग डिमांड करेंगे, यहां लॉ में लिखा हुआ है, वो आप याद करोगे, वो आपको जिम्मेदारी दी मैंने याद करने की। ओके, पोल कितने लोग डिमांड कर सकते हैं वो आप देखो वापस से। शो ऑफ हैंड 1 person इज इक्वल टू 1 वोट, शो ऑफ हैंड से कर रहे हैं। ओके, यहां प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। नंबर 2, पोलिंग। पोलिंग में एक पोलिंग बैलेट होता है, पेपर होता है जिसमें आपको फेवर में कि अगेंस्ट में ऐसे वोट करना पड़ता है एंड फिर वो कंपनी को दे दो। कंपनी का जो स्क्रूटनाइजर है, स्क्रूटनाइजर पर्सन जो वोट काउंटिंग करता है वो काउंट करेगा और बता देगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, पोल या तो सीधा पोल ले लो या शो ऑफ हैंड लेने के बाद भी पोल डिमांड कर सकते हैं। पोल डिमांड कितने लोग करेंगे वो चेक कर लेना। पोल में ठीक है वोटिंग डिपेंड्स अपॉन पेड अप कैपिटल जो नॉर्मली होना चाहिए। शो ऑफ हैंड में 1 person इज इक्वल टू 1 वोट। ओके, नाउ कमिंग टू क्लास नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज ई वोटिंग। कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज ई वोटिंग। मैं सीधा आता हूं चार्ट में, आप थ्योरी पढ़ सकते हो, मैं आपको चार्ट से पढ़ा देता हूं। ठीक है क्लास, ई वोटिंग ये नया कंसेप्ट आया कंपनीज एक्ट 2013 में। एक्सक्यूज मी, सो आई रिपीट, ई वोटिंग एक नया कंसेप्ट आया कंपनीज एक्ट 2013 में। आजकल सब कुछ क्लास इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, इसलिए इन्होंने ई वोटिंग भी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया कि भाई मेंबर तू अगर मीटिंग में नहीं जा सकता तो तू घर बैठे इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट कर सकता है। ई वोटिंग पे डील करता है क्लास सेक्शन 108, रीड विथ रूल 20। रूल 20 ऑफ जो चैप्टर का नाम है उसका रूल नंबर 20। ओके, दोनों मिलके ई वोटिंग के बारे में बात करते हैं। सर क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हर एक को देना पड़ेगा? नहीं, कंपनी स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी है। क्या बोलता है? इट इज कंपल्सरी फॉर लिस्टेड कंपनी है।
भाई लिस्टेड कंपनी है तो मेंबर्स को ई वोटिंग का भी ऑप्शन देना पड़ेगा, भी वर्ड पे यूज किया है। मेंबर्स ई वोटिंग भी कर सकते हैं या मीटिंग में आके भी वोट कर सकते हैं, उनके ऊपर है। नंबर 2, एनी अदर कंपनी हैविंग 1000 और मोर मेंबर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी अदर कंपनी हैविंग 1000 और मोर मेंबर्स, इनको ई वोटिंग करना पड़ेगा। ओके, सो ई वोटिंग का ऑप्शन किसको देना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, एंड अदर कंपनीज जहां कम से कम 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं। सर पूरी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जब कंपनी नोटिस भेजेगी तो नोटिस के बाकी कंटेंट तो हो गए, साथ साथ आपको ई वोटिंग की सारी डिटेल्स भेजनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? कंपनी को नोटिस के अंदर ही सारी डिटेल्स भेजनी पड़ेगी, किसकी? ई वोटिंग की। ओके, तो आपको इंफॉर्मेशन भेजनी है अबाउट ई वोटिंग। नंबर 2, उनको टाइम डे प्लेस बताना है कि ई वोटिंग कब शुरू होगा और ई वोटिंग कब खत्म होगा। यस, आपको टाइम डे प्लेस बताना है कि ई वोटिंग कब शुरू होगा और ई वोटिंग कब खत्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको इंफॉर्मेशन देनी है लॉगिन आईडी और पासवर्ड की, कि कौन से वेबसाइट पर जाके आप ई वोटिंग कर सकते हैं, उसका लॉगिन आईडी कैसे जनरेट करना है, पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये नोटिस को आपको वेबसाइट पे भी पोस्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी। नेक्स्ट पॉइंट, सारी इंफॉर्मेशन दैट इफ नॉट वोटेड बाय ई वोटिंग कैन फिजिकली वोट इन मीटिंग, ये भी बताना पड़ेगा कि अगर तुम ई वोटिंग से वोट नहीं कर पाए तो आप फिजिकली भी आके वोट कर सकते हैं। तो क्लास आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ई वोटिंग से वोट करो या फिजिकली वोट करो। दोनों जगह वोट किया नहीं चलेगा, ठीक है? आप ई वोटिंग से ही वोट करते हो तो मीटिंग अटेंड कर सकते हो, बट आप वोट नहीं कर सकते। ओके, और आपने अगर ई वोटिंग से वोट नहीं किया तो फिर आप मीटिंग अटेंड करके वहां वोट कर सकते हो। डन। नेक्स्ट पॉइंट, साथ साथ आपको एक एडवर्टीजमेंट इश्यू करना पड़ेगा 2 न्यूज़पेपर में। ये एडवर्टीजमेंट, ये देखो ये रॉन्ग है, ये आपके नोट्स में ठीक कर लेना, वैसे होगा ठीक, ठीक है? लेटेस्ट नोट्स में होगा, पुराने नोट्स में नहीं होगा। कि ये एडवर्टीजमेंट आपको एटलीस्ट 21 डेज पहले भेजना पड़ेगा मीटिंग के, यानी वही नोटिस के रिक्वायरमेंट फुलफिल करवाना है। ओके, एटलीस्ट 21 डेज पहले भेजना पड़ेगा। अब सर, ये वोटिंग लाइंस कब शुरू होगी, वोटिंग लाइंस कब खत्म होंगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, वोटिंग लाइंस शुड बी ओपन फॉर मिनिमम, अभी हट गया है, मिनिमम 3 डेज हो गए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो वोटिंग लाइंस कम से कम 3 दिन तक शुरू रहनी चाहिए, ये भी लॉ में लिखा हुआ है, कम से कम 3 दिन। आप 4 दिन रखो, 5 दिन रखो, 6 दिन रखो, वो आपके ऊपर है। कम से कम मिनिमम 3 दिन तक वोटिंग लाइंस शुरू रहनी चाहिए। एंड वोटिंग कंप्लीट होना चाहिए एटलीस्ट, ये हट गया है, 5 PM बिफोर मीटिंग। मतलब क्या सर? मतलब ठीक है, आपको कम से कम 3 दिन वोटिंग लाइन शुरू रखनी है, फिर आप 3 दिन रखो, 5 दिन रखो, 10 दिन रखो, जो भी रखो, मीटिंग से 1 दिन पहले शाम को 5 बजे तक वोटिंग लाइंस क्लोज हो जानी चाहिए, उसके बाद कोई वोटिंग नहीं होगा। ओके, डन। आगे बढ़ू फिर से। सर वोटिंग की बारी अगर आगे है तो वोटिंग कम से कम आपको 3 दिन का तो ऑप्शन रखना पड़ेगा, वोटिंग लाइंस खुली होनी चाहिए कम से कम 3 दिन तक। नंबर 2, ये क्लोज हो जानी चाहिए मीटिंग से 1 दिन पहले, वर्स्ट केस में शाम को 5 बजे तक। ओके, देखो पॉइंट नंबर 3, वंस वोटेड कैन नॉट बी चेंज। एक बार आपने वोट कर दिया तो आप वोट को चेंज नहीं कर सकते, ई वोटिंग की एक खास बात है। डन। नेक्स्ट, काउंटिंग ऑफ वोट्स। वोट्स काउंट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्क्रूटनाइजर। एक इंडिपेंडेंट पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं जिसे बोलते हैं स्क्रूटनाइजर। ही शुड बी एटलीस्ट सीए, सीएस, एडवोकेट इन प्रैक्टिस, बट ही शुड नॉट बी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, यानी इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। एंड जो भी रेजोल्यूशन ई वोटिंग में पास हुआ, हम मान लेते हैं कि वो मीटिंग में पास हुआ, ये स्क्रूटनाइजर सारे वोट को काउंट करता है सर, एंड चेक करता है रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं। एंड मीटिंग खत्म होने के बाद विद इन 3 डेज
इट इज कंपल्सरी कि वो रिपोर्ट इशू कर देगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। ओके, मैं फिर से सेक्शन 108 की आपको प्रक्रिया बता रहा हूं, ठीक है। नंबर 1, ई वोटिंग कौन से कंपनी के लिए कंपल्सरी है? लिस्टेड कंपनीज के लिए एंड अदर कंपनीज जहां कम से कम 1000 मेंबर्स होने चाहिए। ओके सर, पूरी प्रक्रिया क्या है? नंबर 1, नोटिस के साथ में सारी डिटेल्स भेज दो ई वोटिंग की, साथ साथ ये वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दो और न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दे दो एटलीस्ट 21 डेज पहले। ओके, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि ई वोटिंग कब शुरू होगी, कब खत्म होगी। ओके, स्क्रूटनाइजर जो होता है वो ई वोटिंग शुरू करता है। ओके, कम से कम उसे 3 दिन का ई वोटिंग का टाइम देना पड़ेगा और ई वोटिंग कंप्लीट कर देना पड़ेगा मीटिंग से एक दिन पहले शाम को 5 बजे तक। ओके, फिर वोट्स काउंट करेगा स्क्रूटनाइजर, डिपेंडिंग अपॉन वोट्स रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं वो चेक करेगा। सर, अगर हम ई वोटिंग में वोट नहीं कर सकते तो आप पर्सनली मीटिंग में आके वोट कर सकते हो। सर, डबल ई वोट कर सकते हैं? नो, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। दिस वॉज ऑल अबाउट क्लास सेक्शन 108। तो आज हमने 109 तक पूरे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए। 102 देखा बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, इज इट क्लियर? 103 देखा हमने कोरम, 104 चेयरमैन, 105 प्रॉक्सी, 106 वोटिंग, 107 शो ऑफ हैंड, 108 ई वोटिंग, 109 पोलिंग, 110 उसके रिमेनिंग सेक्शंस और 96 के पहले के रजिस्टर्स एंड रिटर्न से रिगार्डिंग सेक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास डील करेंगे। ओके, और जनरल मीटिंग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज 102 से लेके 109 तक व्हाट यू विल डू इज साथ साथ पूरी थ्योरी पढ़ लो, बिकॉज मैंने आपको 90-95% चीजें बताई होगी, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और होंगे वो आपने पढ़ लेना है और साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ऑलराइट क्लास, so this is Kunal Mandania signing off and see you in next lecture. Bye bye, take care.